खबर ये, श्वेत पत्र के खिलाफ कांग्रेस लाएगी ब्लैक पेपर, केंद्र के खिलाफ खड़गे जारी करेंगे ब्लैक पेपर। मोदी सरकार यूपीए शासनकाल पर लाएगी श्वेत पत्र। आज देश की सियासत ब्लैक एंड व्हाइट होने वाली है। यूपीए के 10 सालों के शासनकाल की आर्थिक नीतियों के खिलाफ मोदी सरकार आज श्वेत पत्र लेकर आएगी। इसी के विरोध में आज कांग्रेस भी मोदी सरकार के 10 सालों के कार्यकाल के खिलाफ ब्लैक पेपर लेकर आने वाली है। श्वेत पत्र में बताया जाएगा कि यूपीए सरकार आर्थिक स्तर पर कैसे सकारात्मक कदम उठा सकती थी। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ब्लैक पेपर जारी करेंगे। और बड़ी खबर बता दें, आंध्र प्रदेश में फिर साथ आ सकते हैं बीजेपी और टीडीपी। अमित शाह और चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात को लेकर बड़ी खबर, और मुलाकात के बाद गठबंधन के कयास भी तेज हो गए हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, सियासी समीकरण बदलते हुए दिख रहे हैं। बिहार के बाद आंध्र प्रदेश में भी ऐसा ही हाल देखने को मिल सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने अमित शाह से मुलाकात की है, जिसके बाद ये कयास लगने लगे हैं कि आंध्र प्रदेश में बड़ा सियासी फेरबदल देखने को मिल सकता है। अमित शाह और चंद्रबाबू नायडू के बीच कुछ देर तक बातचीत हुई। संभावना जताई जा रही है कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी और टीडीपी फिर एक साथ आ सकते हैं। साउथ में बीजेपी अपने पैर जमाने की कोशिश में लगी है। ऐसे में अगर गठबंधन होता है तो बीजेपी को वहां बड़ा फायदा होगा। और वहीं दिल्ली दौरे पर आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से भी वो मिले। एनडीए में वापसी के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। दिल्ली में पीएम से नीतीश ने मुलाकात की। इस दौरान नीतीश के चेहरे पर मुस्कान साफ झलक रही थी। पीएम के बाद नीतीश गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे। इस मुलाकात में बिहार के आगे के समीकरण, सीट शेयरिंग समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर पूछे गए सवाल पर नीतीश ने कहा कि एनडीए में सबको पहले से ही इसके बारे में पता है, लेकिन एक बार फिर से मिल बैठकर इस पर बात कर लेंगे। और बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात के बाद नीतीश ने कहा, क्या कहा नीतीश ने, सुनिए। मोदी, शाह और नड्डा से मिलने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अटल जी के समय से ही हम लोग साथ थे। 1995 से हम लोग साथ हैं। 2 बार बीच में इधर उधर हो गए थे, लेकिन अब कहीं नहीं जाएंगे। 1995 से जो साथ में थे, अब बीच में 2 बार इधर उधर जरूर हो गए थे, लेकिन अब कभी नहीं, फिर वहीं रहेंगे, अब इधर उधर नहीं। मुलाकात के बाद जब नीतीश से उत्तराखंड में यूसीसी बिल को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया और इस पर चुप्पी साध ली। यूपी विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी मथुरा को लेकर बड़ा बयान दिया है। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है। हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था। अयोध्या के लिए, और देखिए अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले और हमारे कृष्ण कन्हैया कहाँ मानने वाले हैं। और उत्तराखंड विधानसभा में पास हुआ यूसीसी बिल। बड़ी खबर, यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जाहिर की। कृपया नहीं कहें हाँ। विधानसभा से यूसीसी बिल पास होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि यूसीसी को लागू करने का अवसर मिला। ये उत्तराखंड के हर नागरिक के लिए गौरव का पल है। जनता के आशीर्वाद से ये सफल हो गया। उत्तराखंड के इतिहास में बहुत ऐतिहासिक दिन है और एक काम जो उत्तराखंड की जनता के समक्ष हमने हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो संकल्प लिया था, जो वायदा उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से किया था, वो वायदा आज पूरा हुआ। उत्तराखंड विधानसभा से यूसीसी बिल पास होने पर खूब जश्न मनाया गया। विधानसभा और बीजेपी दफ्तर के बाहर जमकर आतिशबाजी की गई। ये उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पास होने का जश्न है।
ढोल नगाड़ों पर झूमते लोग यूसीसी बिल पास होने से बहुत खुश हैं। बिल पास होने के बाद सदन से बाहर निकले सीएम धामी का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। बिल पास होने के बाद उत्तराखंड विधानसभा, बीजेपी दफ्तर सहित जगहों पर लोगों ने जमकर जश्न मनाया। और एनसीपी नाम अजीत गुट को मिलने के बाद शरद पवार गुट को चुनाव आयोग ने नया नाम दे दिया है। बुधवार को चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट को नया नाम दे दिया है। शरद गुट का नया नाम होगा नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार। शरद पवार की पार्टी का ये नाम महाराष्ट्र की 6 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए है। मंगलवार को शरद पवार गुट को उस वक्त झटका लगा था जब चुनाव आयोग ने अजीत गुट को असली एनसीपी मानते हुए नाम और चुनाव चिन्ह सौंप दिया था। इस बीच चुनाव आयोग ने शरद गुट से नामों के सुझाव मांगे थे। इन सुझावों के आधार पर ही बुधवार को चुनाव आयोग ने शरद गुट को नया नाम अलॉट कर दिया है। हेमंत सोरेन की रिमांड कॉपी में बड़े खुलासे हुए हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग में भी रिश्वत लेने का आरोप है। ईडी को मिली सोरेन की व्हाट्सएप चैट। हेमंत सोरेन और उनके करीबी विनोद सिंह का व्हाट्सएप चैट ईडी के हाथ लगा है, जिसमें कई अहम खुलासे हुए हैं। ईडी के मुताबिक उनके पास विनोद और सोरेन के 539 पन्नों का व्हाट्सएप चैट है, जिसमें अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का जिक्र है। चैट में अधिकारियों के नाम और जहां पे ट्रांसफर पोस्टिंग चाहते हैं उसका जिक्र किया हुआ है। साथ ही ईडी को बोकारो और चाईबासा जेल सुपरिंटेंडेंट के ट्रांसफर के कागज भी मिला है। ईडी ने आरोप लगाया कि इसमें साफ जाहिर होता है कि हेमंत सोरेन न सिर्फ फर्जी कागजातों और सरकारी कागजों में हेरफेर कर सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे थे, बल्कि अपने पद का दुरुपयोग कर पैसे लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल में भी शामिल थे। और बड़ी खबर दिल्ली जल बोर्ड घोटाले के मामले में ईडी की सर्च को लेकर है, जहां 1,97,00,000 कीमत का सामान जब्त किया गया है। 4 लाख रुपए की फॉरेन करेंसी भी जब्त की गई है। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में मंगलवार को ईडी ने बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया था। इस सर्च ऑपरेशन में 1,97,00,000 की कीमत के सामान और 4 लाख रुपए की फॉरेन करेंसी जब्त की गई है। ईडी ने ये सर्च ऑपरेशन वाराणसी और चंडीगढ़ में चलाया था। ईडी का दावा है कि घूस को आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों तक पहुंचाया गया। साथ ही इस पैसे का इस्तेमाल पार्टी के इलेक्शन फंड्स के लिए भी किया गया, जबकि आपने ईडी के सभी आरोपों को गलत बताया है। आपने कहा कि मंगलवार को ईडी के रेड में कहीं से कुछ बरामद नहीं हुआ है। श्रील प्रभुपाद की 150वीं वर्षगांठ पर आज पीएम मोदी स्मारक टिकट और सिक्का जारी करेंगे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रील प्रभुपाद जी की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 12:30 बजे पीएम मोदी भारत मंडपम पहुंचेंगे और जहां प्रभुपाद जी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी प्रभुपाद जी के सम्मान में एक स्मारक टिकट और एक सिक्का भी जारी करेंगे। बता दें कि श्रील प्रभुपाद गौड़ीय मिशन के संस्थापक थे, जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं और वैष्णव धर्म की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत को दुनिया भर में प्रचारित किया। और एमपी के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट के मामले में सीएम मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। हरदा फैक्ट्री ब्लास्ट के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव पूरी तरह एक्शन में हैं। एसपी के बाद सरकार ने अब कलेक्टर ऋषि गर्ग का तबादला कर दिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद हरदा पहुंचे और जिला अस्पताल पहुंचकर मरीज और परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद सीएम ने पूरी घटना की जानकारी ली। वहीं कुछ पीड़ितों ने मुख्यमंत्री का काफिला रोकने की कोशिश की। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि सीएम बिना बात के ही निकल गए। लोगों का कहना है कि काफी देर से वो लोग इंतजार कर रहे थे कि सीएम उनकी बात सुनेंगे, लेकिन सीएम ने मुलाकात ही नहीं की। गुजरात के स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाई जाएगी। ये प्रस्ताव गुजरात विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हो गया है। पिछले साल दिसंबर में शिक्षा विभाग ने घोषणा की थी कि न्यू एकेडमिक ईयर में क्लास 6 से 12 तक भगवत गीता के आदर्शों और मूल्यों को स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। ये प्रस्ताव शिक्षा राज्य मंत्री प्रफुल्ल पनशेरिया ने सदन में पेश किया। कांग्रेस विधायक दल के नेता अमित चावड़ा ने आरोप लगाया कि बीजेपी प्रचार पाने के लिए इस नीति को लेकर आई है। सरकार के इस प्रस्ताव पर आम आदमी पार्टी ने समर्थन किया। कांग्रेस ने शुरू में विरोध दर्ज कराया, लेकिन मतदान के दौरान इसका समर्थन कर दिया, जिससे ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया। और जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग का मामला सामने आया है, जहां 2 लोगों को आतंकियों ने गोली मार दी, जिनमें से एक की मौत हो गई।
जम्मू कश्मीर में एक बार फिर बाहरी लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। ताज़ा मामला श्रीनगर से सामने आया है। श्रीनगर के करफाली मोहल्ले के हब्बा कदल इलाके में आतंकियों ने 2 लोगों को गोली मार दी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। गोलीबारी में जिस शख्स की मौत हुई है उसकी पहचान अमृतसर के अमृतपाल सिंह के रूप में की गई है, जबकि दूसरे की पहचान अमृतपाल के साथी रोहित के रूप में की गई है। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। श्रीनगर में बुधवार को एक घर में भीषण आग लग गई। इसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में एक रिहायशी इलाके में मकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि कुछ ही वक्त में सब कुछ बर्बाद हो गया। आग कैसे लगी इसके बारे में अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बाग एक मेहताब इलाके में कल देर शाम एक घर में आग लगी और देखते देखते आग पूरे घर में फैल गई। आग की ऊंची ऊंची लपटें देख आसपास के लोग जुटे। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और आज नोएडा की सड़क पर निकलने से पहले ये जान लीजिए कि कौन कौन सी सड़क आज बंद है, क्योंकि आज नोएडा से किसानों का दिल्ली कूच है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सैकड़ों गांव के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया। गौतम बुद्ध नगर में किसान कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से किसानों की जमीन ली गई है, उनके लिए 10% प्लॉट की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा जिन किसानों की जमीनें गई हैं उन्हें बड़ा हुआ मुआवजा दिया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद ट्रैफिक पुलिस अलर्ट हो गई है। इस ऐलान के बाद पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन किया और इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी की है। नोएडा पुलिस ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। ग्रेटर नोएडा में व्यापारी के बेटे के अपहरण और हत्या के मामले में बुधवार को जमकर हंगामा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। ग्रेटर नोएडा में 4 दिन पहले गायब हुए व्यापारी के बेटे की हत्या के बाद जमकर हंगामा हुआ। गुस्साए लोगों ने बिलासपुर चौकी का घेराव किया और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर खरी खोटी सुनाई। इसके बाद आनंद में पुलिस ने एक मुठभेड़ में हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उन्होंने व्यापारी के बेटे की हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया था। आरोपियों की निशानदेही पर नहर में शव की तलाश की जा रही है। और अवैध तरीके से भारत की समुद्री सीमा में घुसे 3 लोगों को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है और तीनों के परिवार वालों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। कुवैत से बोट के जरिए भारत की समुद्री सीमा में पहुंचे 3 संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में तीनों ने बताया कि वे तमिलनाडु के रहने वाले हैं और काम के लिए कुवैत गए थे। वहां कंपनी का मालिक लगातार प्रताड़ित कर रहा था, इसलिए बोट से समुद्र के रास्ते भाग गए। आईबी से लेकर एटीएस और क्राइम ब्रांच की टीम भी तीनों संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। तीनों ने अपने घर का पता दिया है, जिसके आधार पर परिवार वालों से संपर्क किया जा रहा है। तीनों के खिलाफ बिना पासपोर्ट अवैध रूप से भारत में घुसने का मामला दर्ज किया गया है। खबर नागपुर से। नागपुर में बस स्टैंड में खड़ी बस में संदिग्ध सामान मिलने से हड़कंप मच गया है। फिर क्या हुआ, देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। नागपुर के स्टेट ट्रांसपोर्ट बस स्टैंड में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बस में अचानक एक बम जैसा सामान दिखा। ये सामान बस के कैबिन में रखा गया था। बस में बैठे ड्राइवर ने तुरंत पुलिस को इस बात की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बम स्क्वाड को बुलाया और संदिग्ध सामान को कब्जे में ले लिया। बताते कि बस नक्सल प्रभावित इलाके गढ़चिरौली से नागपुर पहुंची थी। फिलहाल पुलिस इस मामले में जाँच कर रही है। गणेशपेट बस डिपो से गणेशपेट पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई कि बस में एक सस्पिशियस ऑब्जेक्ट है, तो इमीडिएटली पुलिस स्टेशन के अधिकारी और बीडीडीएस की टीम यहाँ पे आई। उन्होंने ऑब्जेक्ट को चेक किया और नागपुर के नए पुलिस कमिश्नर कार्यभार संभालते ही एक्शन में नजर आ रहे हैं। अपनी तेज तर्रार कार्यशैली के लिए मशहूर नागपुर के नए पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंह इन दिनों एक्शन में नजर आ रहे हैं। रविंद्र सिंह को पदभार ग्रहण करे कुछ ही दिन हुए हैं और उन्होंने अपराधियों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। बुधवार को नागपुर पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंह ने अपराधियों की पहचान परेड करवाई। इस दौरान 317 बदमाशों को कमिश्नर कार्यालय बुलाया गया। पुलिस कमिश्नर ने अपराधियों का लेखा जोखा देखा और उन्हें अपराध नहीं करने की सख्त हिदायत भी दी। नए कमिश्नर के इस अवतार को नागपुर के लोग काफी पसंद कर रहे हैं। झारखंड में नक्सली हमले में 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर रांची पहुंचाया गया।
झारखंड में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 3 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल जवानों को इलाज के लिए चतरा के सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां से उन्हें एयरलिफ्ट कर राजधानी रांची शिफ्ट कर दिया गया। रांची में घायल जवानों से मुलाकात करने आईजी ऑपरेशन एवी होमकर और विपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी अस्पताल पहुंचे। आईजी होमकर ने अस्पताल पहुंचकर घायल जवानों का हालचाल जाना और जवानों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। और राजस्थान के गंगापुर में एक महिला खुले बोरवेल में गिर गई, जिसको रेस्क्यू किया जा रहा है। राजस्थान के गंगानगर में एक महिला घर के पीछे बने खुले बोरवेल में गिर गई। बताया जा रहा है कि बोरवेल करीब 100 फीट गहरा है, जिसमें महिला करीब 90 फीट पर फंसी हुई है। प्रशासन की टीम मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। दरअसल महिला मंगलवार रात से ही लापता थी। बुधवार सुबह बोरवेल के पास महिला की चप्पल दिखने पर परिवार को उसके बोरवेल में गिरने का शक हुआ। इसके बाद प्रशासनिक टीम को जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची टीम ने जब अंदर कैमरा डाला तो महिला के करीब 90 फीट पर फंसे होने की जानकारी मिली। अहमदाबाद और ठाणे से अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना की गई है। इसकी पूरी डिटेल आपको दिखाते हैं अगली रिपोर्ट। गुजरात के साबरमती से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हरी झंडी दिखाकर आस्था स्पेशल ट्रेन को रवाना किया। ट्रेन साबरमती से अयोध्या के लिए रवाना हुई। ट्रेन में सवार हजारों भक्त रामलला के दर्शन को लेकर बहुत उत्साही दिखे। वहीं महाराष्ट्र के ठाणे से भी आस्था स्पेशल ट्रेन शुरू की गई है। बीजेपी नेता निरंजन दावखरे ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इससे पहले ट्रेन को फूल माला से सजाया गया। स्टेशन पर राम भक्त भजन पर झूमते दिखे। और हिमाचल के किन्नौर में 3 दिन पहले हुए हादसे में लापता पर्यटक का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के पांगी नाला क्षेत्र में सतलुज नदी में लापता हुए पर्यटक की तलाश जारी है। बुधवार को एनडीआरएफ के गोताखोरों ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन पर्यटक का कोई सुराग नहीं मिला। दरअसल 3 दिन पहले एक कार अनियंत्रित होकर सतलुज नदी में गिर गई थी। इस हादसे में लापता हुए 2 लोगों में से ड्राइवर का शव कार से ही बरामद कर लिया गया था, लेकिन लापता पर्यटक का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। बताया जा रहा है कि घटना स्थल से 15 किलोमीटर दूर करजम डैम तक पर्यटक की तलाश की जा रही है। ग्रेटर नोएडा में माफिया अतीक अहमद की 7 करोड़ रुपए की कीमत की प्रॉपर्टी कुर्क की गई है। कुर्की की ये कार्रवाई ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र के सेक्टर 36 में की जा रही है और जिस मकान को कुर्क किया जा रहा है ये किसी और का नहीं बल्कि माफिया अतीक अहमद का है। माफिया अतीक अहमद की भले ही हत्या कर दी गई हो, लेकिन उसकी काली कमाई से ली गई संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। अतीक की इस 3 मंजिला कोठी की अनुमानित कीमत करीब 7 करोड़ रुपए है। बताया जाता है कि एक कोठी में रहकर अतीक के बेटे ने यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की थी। और अहमदाबाद में कचरा प्रबंधन के लिए कैसे एआई रोबोटिक्स का हो रहा है इस्तेमाल, इस रिपोर्ट में देखिए। गीले, सूखे और अन्य तरह के कचरों को अलग अलग करने के लिए अहमदाबाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एआई रोबोट वस्तु को पहचान कर उसे आसानी से अलग अलग कर देता है, जहां से सूखे और गीले कचरे को रिसाइकिल होने के लिए अलग अलग प्लांट में भेज दिया जाता है। खास बात यह है कि एक कर्मचारी के बजाय ये रोबोट 4 गुना तेजी से काम करता है। इस रोबोट के संचालन से अहमदाबाद के ट्रेंचिंग ग्राउंड में कचरे के निस्तारण में तेजी आई है। अहमदाबाद के बाद कई बड़े शहर इस तकनीक को अपना रहे हैं। करगिल में भारतीय सेना और डीडीएमओ ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। आपको दिखाते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट। लद्दाख में पहाड़ी क्षेत्रों में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए भारतीय सेना और जिला आपदा प्रबंधन संगठन ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, भारी बर्फबारी समेत अलग अलग प्राकृतिक आपदाओं के समय कैसे काम किया जाए, इसकी ट्रेनिंग सेना के जवानों और जिला आपदा समिति के सदस्यों को दी गई। ट्रेनिंग के बाद आपात स्थिति जैसा माहौल तैयार कर मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान आपात स्थिति में ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाने की तकनीक का प्रदर्शन किया। माइनिंग ज्यादा करते हैं उसकी वजह से क्या होता है। यूक्रेन युद्ध और चीन से जारी तनाव के बीच सूरत का हीरा व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए।
हीरो की कटिंग और पॉलिशिंग के मामले में सूरत दुनिया का सबसे बड़ा हब है, लेकिन चीन से जारी तनाव और यूक्रेन युद्ध की वजह से सूरत का हीरा कारोबार खासा प्रभावित हो रहा है। व्यापारियों का कहना है कि पिछले 2-3 सालों से हीरा व्यापार मंदी के दौर से गुजर रहा है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डिमांड नहीं होने के कारण नेचुरल डायमंड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कहीं वर्कर को काम कम मिल रहा था, वेजेज में कमी आई थी, क्योंकि काम का कलाक कम हो रहा था। इसके कारण कहीं रत्न कलाकार को आर्थिक संकटामन का भी सामना करना पड़ रहा था। और खबर श्रीनगर से है। बर्फबारी के बाद श्रीनगर में हाईटेक स्नो कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बाद आपात स्थिति से निपटने के लिए हाईटेक स्नो कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। बर्फबारी के बाद रास्तों से तत्काल बर्फ हटाने और जल निकासी के लिए टीमें तैनात की गई हैं। संकरी गलियों और घरों की छतों से गिरने वाली बर्फ को हटाने के लिए भी श्रीनगर के स्थानीय प्रशासन ने खास व्यवस्था की है। कश्मीर की मैकेनिकल डिवीजन की टीम इस कंट्रोल रूम में 24 घंटे तैनात है। टीम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बताया कि बर्फबारी से प्रभावित सभी जिलों में इस तरह के कंट्रोल सेंटर स्थापित किए गए हैं। तो एक तरफ जहां कंट्रोल रूम से नजर रखी जा रही है, वहीं बर्फबारी के बाद पहाड़ी रास्तों से बर्फ हटाने का भी काम शुरू हो चुका है। बर्फबारी से बंद हुए पहाड़ों के रास्तों को खोलने का काम शुरू हो गया है। लेह लद्दाख में जोजिला पास पर बर्फबारी जारी है, लेकिन इस बीच बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम नेशनल हाईवे 44 से लगातार बर्फ हटाने का काम कर रही है, ताकि बर्फबारी रुकते ही जल्द से जल्द आवागमन सामान्य किया जा सके। वहीं हिमाचल के लाहौल स्पीति में बर्फबारी थम गई है। इसके बाद रास्तों से बर्फ हटाने का काम तेजी से जारी है। पीडब्ल्यू की टीम जेसीबी मशीन के जरिए बर्फ हटा रही है, ताकि जल्द रास्तों को खोला जा सके। और एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, दिल्ली से ये खबर मिल रही है। दिल्ली के मंगोलपुरी में भीषण आग। मंगोलपुरी की कतरन मार्केट में आग लग गई। मौके पर 4 दमकल की गाड़ियां मौजूद है। पाकिस्तान में आज आम चुनाव के लिए मतदान। 12.85 करोड़ मतदाता नई सरकार चुनेंगे।